हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब जो हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आज का जो टॉपिक है उसमें सीखेंगे कि कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड होता है उसका वैल्यू क्या होगा। इस एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी बोलते हैं। तो आइए थोड़ा बहुत जो है पिछले क्लास में या उसके पहले जो सिखाए हैं और एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए जो ज़रूरत है उस पे काम हम लोग करते हैं। पहले तो आप सीखे हैं कि जो भी आइडियल कैपेसिटर है, मान लीजिए जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिए, इसमें एक प्लेट पर क्यू चार्ज, दूसरे प्लेट पर माइनस क्यू चार्ज। कैपेसिटेंस का डिफिनीशन आप पढ़े थे कि चार्ज ऑफ पॉजिटिव प्लेट डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड निगेटिव प्लेट। इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग V से डिनोट कर लेते हैं Q/V। यानी इसी को आप उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर कोई पूछ दे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट के बीच, तो Q/C भी बोल सकते हैं, ठीक ना। इस पर अगर Q चार्ज रहे, इस पर माइनस Q चार्ज, और अगर इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C दिया हुआ है, जो कि आप पैरेलल प्लेट के लिए पढ़े थे, C का वैल्यू होता है ε0 A/d। तो अगर कैपेसिटेंस C दिया हुआ है तो आप बोल सकते हैं कि V जो है वो कितना हो गया Q/C। चलिए, एक बात तो ये हुआ। याद करें, पोटेंशियल पढ़ाते समय आपको सिखाए थे कि अगर मान लीजिए ये पॉइंट है M और ये पॉइंट है N, अगर किसी चार्ज को Q0 चार्ज को अगर M से N तक आप ले जा रहे हैं तो पूछा जाए कि वर्क डन बाय एजेंट क्या होगा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, यानी आपके द्वारा वर्क क्या होगा। और ये ऑलरेडी बताया गया है कि जब भी हम लोग चार्ज को M से N तक या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं तो उसमें कंडीशन होता है विदाउट चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी मूव कराना होता है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट का फॉर्मूला पढ़े थे Q0 फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल, जैसे आप N से M पर ले गए तो Vm माइनस Vn। अगर यही हम लोग M से N पर लाते, यहाँ हम लोग N से न M पर ले गए तो ये लिखे, यानी कि अगर आपसे कोई इसमें कहे कि आप निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट तक एक चार्ज को लेकर के गए तो आपके द्वारा वर्क क्या होगा, वर्क डन बाय एजेंट क्या होगा, तो बोलेंगे Q0 इंटू फाइनल पॉइंट। ये तो पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल माइनस निगेटिव, यानी समझो ये N है, ये M, और इसी को हम लोग V से डिनोट किए हुए हैं, यानी Q0 इंटू V होगा अगर हम Q0 चार्ज को निगेटिव से पॉजिटिव प्लेट तक लेकर के जाएं तो। ठीक है, ये सब बात जो है आपको केवल इसलिए सिखाए हैं कि आगे इस सब का हम लोग यूज में लाएंगे। अब थोड़ा सा इसमें कुछ बात और समझना है। कैपेसिटर को जो हम लोग चार्ज देते हैं, ठीक ना, कैपेसिटर को जो हम लोग चार्ज देते हैं, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, ठीक ना। ये सब मिटा दिए इसलिए क्योंकि ये पहले के बाद मुझे याद दिलाना था, उसका कोई अभी ज़रूरत नहीं है लिखने की, क्योंकि हम लोगों का हेडिंग है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। देखेंगे ध्यान से। तो चार्ज करने का मेथड क्या है? एक तो बैटरी के मेथड से चार्ज करते हैं, और वो भी बैटरी नया काम नहीं करता है, एक प्लेट के इलेक्ट्रॉन को दूसरे प्लेट पे शिफ्ट करता है, तो एक जितना निगेटिवली चार्ज हो जाता है दूसरा उतना पॉजिटिव। यानी ऐसा समझिए कि अगर ये दो प्लेट है, प्लेट 1 है, ये 2 है, आप क्या किए, थोड़ा थोड़ा करके बीट बाय बीट थोड़ा थोड़ा करके चार्ज को इससे इस पर शिफ्ट कर रहे हैं। सपोज कीजिए आप जो है ना DQ चार्ज यहाँ शिफ्ट किए तो अपने आप यहाँ माइनस DQ हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि पहले से जो है ये
ऑलरेडी डिस्चार्ज है, दोनों कंडक्टर के पास पहले से कोई चार्ज मौजूद नहीं, और आप क्या करें, चार्ज का ट्रांसफ़र करें, इससे लेकर के चार्ज इस पर ला रहे हैं, इससे इस पर ला रहे हैं, इससे इस पर ला रहे हैं, और फाइनली इस पर आप क्या देख रहे हैं, इस पर चार्ज कैपिटल क्यू हो गया और इस पर चार्ज माइनस कैपिटल, क्योंकि जितना अगर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज को यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे उतना ही यहाँ निगेटिव चार्ज डेवलप होगा, क्योंकि आपको तो मालूम है टोटल चार्ज 0 के 0 रहना है। दोनों जब न्यूट्रल कंडक्टर है, यानी दोनों जो है पहले से अनचार्ज है, तो टोटल चार्ज तो 0 ही रहना है। तो अगर मान लीजिए इसी का इलेक्ट्रॉन हम इस पर ले गए, चाहे इसका पॉजिटिव चार्ज इस पर लाए, तो जाहिर है उतना निगेटिव चार्ज इस पर डेवलप हो जाएगा। तो मेथड तो चार्ज करने का ये है। बैटरी के भी हेल्प से ये काम को करते हैं, तो बैटरी भी यही काम करता है कि चार्ज को जो है कंटिन्यूअसली एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर पे ट्रांसफ़र करता है, इलेक्ट्रॉन को वो एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर ट्रांसफ़र करता है, इसीलिए एक प्लेट पर जितना पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है दूसरे प्लेट पे उतना ही नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। ठीक, अब आइए, आपसे कहा गया कि भाई अगर 12th एग्जाम में आया कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर क्या होगा, इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे। मान लेते हैं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक ना। 2 मेथड आपको सिखाएंगे एनर्जी स्टोर्ड का। चलिए सपोज कीजिए इसका कैपेसिटेंस जो है वो C, ठीक ना। C जो है वो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, और फाइनली जो है इस पर कैपिटल क्यू चार्ज आना है, इस पर माइनस कैपिटल क्यू चार्ज, यही अरेंजमेंट। लेकिन ये चार्ज डायरेक्ट इतना नहीं आ गया, बल्कि स्मॉल अमाउंट में चार्ज को कंटिन्यूअसली ट्रांसफ़र किया जाता है, और फाइनल स्टेज में इस पर कैपिटल क्यू हो गया, इस पर माइनस कैपिटल क्यू हो गया, है ना। ये पॉजिटिव प्लेट हो गया, ये निगेटिव प्लेट हो गया। लेकिन इस प्रोसेस में जो चार्ज को ट्रांसफ़र किया गया, मान लो ये प्लेट 1 है, प्लेट 2 है, चार्ज को जो ट्रांसफ़र किया गया प्लेट 2 से प्लेट 1 पे कंटिन्यूअसली, तो उसमें एक्सटर्नल एजेंट यानी आपके द्वारा वर्क क्या हुआ। और जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी कंजर्वेटिव फील्ड में एक्सटर्नल एजेंट जब वर्क करता है तो वही वर्क जो है उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो गया, चार्ज को ट्रांसफ़र किए। ठीक, अब सपोज कीजिए, ठीक ना, यहाँ लिख दे रहे हैं इनिशियली बोथ प्लेट्स या कंडक्टर्स आर अनचार्ज्ड। स्टार्ट में जो है ना वो दोनों अनचार्ज्ड। अब हम इसको कंटिन्यूअस चार्ज का ट्रांसफ़र कर रहे हैं। सपोज एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम चार्ज ऑफ कैपेसिटर इज Q। मान लेते हैं किसी मोमेंट पर जो है इसका चार्ज ऑफ कैपेसिटर Q है। समझ लें बात को। या आप ये भी बोल सकते हैं चार्ज ऑफ पॉजिटिव प्लेट इज Q। तो देखो चार्ज ऑफ पॉजिटिव प्लेट, मान लो, हालांकि कैपेसिटर भी बोले एक ही बात है, क्योंकि चार्ज ऑफ कैपेसिटर और चार्ज ऑफ पॉजिटिव प्लेट में कोई फर्क नहीं होता। चार्ज ऑफ पॉजिटिव प्लेट इज Q, देन ऑब्वियसली चार्ज ऑफ नेगेटिव प्लेट
है ना, निगेटिव प्लेट का चार्ज जो है स्वाभाविक तौर पे तब कितना हो जाएगा, -q, क्योंकि हम इसी से चार्ज का ट्रांसफर जो है ना, ये प्लेट 2 से चार्ज को ट्रांसफर करके 1 पे ला रहे हैं। यहाँ चलो ये मेंशन भी कर दे रहे हैं, चार्ज इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम प्लेट 2 टू प्लेट 1 टू प्लेट 1। ठीक है, हम लोग 2 से जो है 1 पे चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हैं बीट बाय बीट, मतलब स्मॉल अमाउंट को जो है ना, तो आप ऐसे बोल सकते हैं चार्ज इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम प्लेट 2 टू प्लेट 1 बीट बाय बीट कंटिन्यूअसली, है ना, थोड़ा थोड़ा अमाउंट को ट्रांसफर करें, क्योंकि बैटरी से भी कनेक्ट करते हैं ना, तो वो कंटिन्यूअसली चार्ज को ट्रांसफर करता है। ठीक, अब आइए थोड़ा समझिएगा, यहीं के बाद काम करना। तो एक बात तो स्पष्ट है ना कि पोटेंशियल जो इस कैपेसिटर का है, जैसे जैसे चार्ज को ट्रांसफर करते जाएंगे वो बदलते जाएगा, यानी कि पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड निगेटिव प्लेट, जो कहें पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर बोलो या पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, अभी आप सीखे थे ना, वो कितने के इक्वल होता है, Q/C। और Q जब ऑल मोमेंट बदल रहा है, आप इससे चार्ज इस पर ट्रांसफर कर रहे हैं, तब तक कर रहे हैं जब तक कि यहाँ कैपिटल Q और यहाँ माइनस कैपिटल Q ना हो जाए। तो जाहिर है आप ऑल टाइम इसके पोटेंशियल को वैरी करा रहे हैं, पोटेंशियल इसका फिक्स नहीं है क्योंकि चार्ज बदलते जा रहे हैं। तो अब आपसे कहा जाए कि ये बतलाओ कि अगर हम स्मॉल अमाउंट dq को ट्रांसफर करें निगेटिव से पॉजिटिव प्लेट में, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा। देखो, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट फॉर ट्रांसफरिंग the charge dq from plate 2 to plate 1, प्लेट 2 से प्लेट 1 पे अगर dq चार्ज को ट्रांसफर करें तब वर्क क्या होगा। तो ठीक, वर्क हो गया dq इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, यही तो होता है। अभी सिखाए थे कि अगर Q0 चार्ज को आप M से N तक ले जाएंगे तो आपके द्वारा वर्क क्या होगा, तो Q0 इंटू VM माइनस VN। तो वैसे ही dq चार्ज को आप निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट पर ले जाएंगे, प्लेट 2 से प्लेट 1 पे ले जाएंगे, तो आपके द्वारा इतना वर्क होगा। और dq का मतलब समझते ही हैं, इसको तो समझिए एलिमेंटल चार्ज बोलते हैं। वेरी स्मॉल अमाउंट जो है ना, वही बीट बाय बीट जो बोले हैं, वेरी स्मॉल अमाउंट चार्ज को ट्रांसफ़र किया गया। dq चार्ज को इस मोमेंट पर अगर ट्रांसफ़र करें तो वर्क क्या होगा, तो dq इंटू v। और जैसा कि आपको मालूम है कि v का वैल्यू कितना है, तो Q/C। इतना वर्क हुआ dq चार्ज को ट्रांसफर करने में। अब मुझे कितना चार्ज को ट्रांसफर करना है, कैपिटल Q, तब कितना वर्क होगा, तो इसी को ना इंटीग्रेट कर देंगे, यानी टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा, तो अब इसी को इंटीग्रेट करना है। और ये इजीएस्ट मेथड है, सबसे आसान तरीका है, ठीक ना। एक बार शॉर्ट में समझा दे रहे हैं। पहले ये दोनों कंडक्टर अनचार्ज था, हम लोग इसको चार्ज करने का क्या मेथड अपनाए, 2 से चार्ज को 1 पे ट्रांसफ़र करने लगे। तो जाहिर है
इस पर जितना पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा उतना ही निगेटिव, क्योंकि टोटल तो जीरो के जीरो रहना है, क्योंकि दोनों अनचार्ज कैपेसिटर था। लेकिन इस प्रोसेस में मेरे द्वारा वर्क क्या होगा, तो बोलेंगे क्या कि चूंकि चार्ज को ट्रांसफ़र किया जाता है बिट बाय बिट, अगर प्रैक्टिकल में बैटरी के हेल्प से काम किया जाता है, और बैटरी जो है ना करंट का जो फ्लो कराता है, तो कंटिन्यूसली चार्ज का ट्रांसफ़र होता है, आगे उसको हम लोग समझेंगे भी। तो फिलहाल आप ये जानें कि हम धीरे धीरे जो है इसका चार्ज इस पर ट्रांसफ़र करते गए, और जैसे जैसे ट्रांसफ़र करते गए इस कैपेसिटर का पोटेंशियल बदलते गया, है ना, चार्ज बदलते जाएगा पोटेंशियल। जब शुरू में अनचार्ज था तो कोई पोटेंशियल नहीं था, और फाइनली इस पर कैपिटल क्यू चार्ज हो गया तो पोटेंशियल कैपिटल क्यू बाई सी होगा। और बीच के किसी पीरियड पर, किसी एनी इंस्टेंट पर, हम मान लिए इस पर स्मॉल क्यू चार्ज है, इस पर माइनस क्यू, और ए स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज डी क्यू को ट्रांसफ़र करने में मेरे द्वारा वर्क इतना हुआ। अब टोटल वर्क निकालना है, तो आप क्या करें, पहले इसको पॉज करके लिख लें। तो अब हम लोग देखते हैं आगे, टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक ना, एक्सटर्नल एजेंट टोटल वर्क कितना किया। अब इसको इंटीग्रेट करना है, डी क्यू क्यू बाई सी, इसी को ऐसे लिख ले 1/c क्यू डी क्यू, है ना। अब बतलाएं तो इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करें, तो स्टार्ट में चार्ज तो कैपेसिटर का जीरो था, अब बाद में कैपिटल क्यू हो गया, तो 1/c क्यू पर पावर 1 है, इंटीग्रेशन हो गया क्यू स्क्वायर बाई 2, जीरो से कैपिटल क्यू, तो 1/2c क्यू स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर। तो वर्क कितना आ गया जी, थोड़ा देखें, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। और यही वर्क जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया गया, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया गया। बोलेंगे क्या, दिस वर्क इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, और इसको हम लोग U से डिनोट करते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, ठीक ना, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। हाँ, अब इसी फॉर्मूला को आप कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसे, जैसे आप जानते हैं C होता है Q बाई V, तो आप चाहें तो Q को लिख सकते हैं C इंटू V, तो एनर्जी क्या हो गया, हाफ Q को अगर लिख दिए C इंटू V होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई V, बोलो एनर्जी कितना हो गया, हाफ CV स्क्वायर। यानी एनर्जी का फॉर्मूला हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी भी बोल सकते हैं, हाफ CV स्क्वायर भी बोल सकते हैं, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, हाफ जैसे CV स्क्वायर, और C को आप क्या बोलते हैं, Q बाई V इंटू V स्क्वायर। देखें तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया, हाफ Q इंटू V। यानी कैपेसिटर का जो एनर्जी है आप उसको तीन ठो फॉर्म में लिख सकते हैं, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, हाफ CV स्क्वायर, हाफ क्यू भी। अब देखिए होता क्या है कि कभी कभी लोग आपको ऐसे कंफ्यूज करा देता है, बोलेगा कि बतलाओ तो कैपेसिटेंस जब बढ़ता है तो एनर्जी पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो जो स्टूडेंट इस फार्मूला को देखता हुआ ऐसे बोलता है कि C बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगा, जो इस फार्मूला को देखता है वो कहता है C बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा, और जो इसको देखता है वो कहता है इसमें तो C है ही नहीं, यानी C से एनर्जी को क्या लेना देना, है ना। वैसे तो पहले ये जान लें कि अगर 12th के एग्ज़ाम में आया एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर लिखने के लिए, तो आपको बस यहाँ तक भी लिख दे, ये सफिशियंट हो गया, इसको भी लिख देंगे बेहतर ही रहेगा, कुछ खराबी नहीं,
है ना। अब जो बात कुछ एनालिटिकल बात आपको सिखा रहे हैं, पूछा गया कैपेसिटेंस बढ़ने से एनर्जी पर क्या इफेक्ट होगा। तो देखो क्या बोलेंगे कि देखो अगर चार्ज में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, कैपेसिटर का चार्ज ज्यों का त्यों है, और अगर C बढ़ रहा हो, कहे कि ये कब संभव है, तो बिल्कुल संभव है। जैसे देखो ये दो प्लेट लिए है ना, दोनों को चार्ज, इसको कैपिटल Q इसको माइनस Q दिया गया है, चार्ज में कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं और बीच के गैप को कम कर रहे हैं। गैप कम करने से कैपेसिटेंस बढ़ता है, तो C बढ़ रहा है। याद रखो C जब बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगा अगर चार्ज ज्यों का त्यों। लेकिन अगर चार्ज बदलने वाला हो, ये कब बदलता है आगे हम लोग सीखेंगे, बैटरी वगैरह से जब कनेक्ट करेंगे तो चार्ज जब वेरिएबल होगा तो ये बात सही नहीं है। दूसरी बात, कोई पूछे तुमसे कि हमको साफ साफ बताइए कैपेसिटेंस बढ़ाने से एनर्जी बढ़ता है कि घटता है, तो कहोगे हम साफ साफ कुछ नहीं कह सकते हैं, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। वो डिपेंड करेगा इस कंडीशन पे कि उसका चार्ज कांस्टेंट है कि पोटेंशियल कांस्टेंट है। अगर उसका पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स है, पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स कब होगा, तो ये अभी फिलहाल नॉलेज के लिए जाने, जब बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है ना तो पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स रहता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर फिक्स है तब C बढ़ने पर एनर्जी बढ़ता है, और अगर चार्ज फिक्स है तो कैपेसिटेंस बढ़ने पर एनर्जी घटता है। क्या बोले, पोटेंशियल अगर कांस्टेंट हो तो कैपेसिटेंस बढ़ने से एनर्जी बढ़ता है, और चार्ज अगर कांस्टेंट हो तो कैपेसिटेंस बढ़ने से एनर्जी घटता है। तो वो डिपेंड करेगा, आगे प्रॉब्लम आएगा तो वहाँ ज़्यादा बेहतर समझेंगे। लेकिन अभी एक लाइन में कुछ ऐसा निष्कर्ष नहीं निकाल लेना है कि चार्ज C के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इन्वर्स है, वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा। ये तो मैं आपको एक मेथड सिखाया कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो या कैपेसिटर हो, ये जनरल फार्मूला हो गया हर कैपेसिटर के लिए, तो उसमें एनर्जी स्टोर्ड का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। एक मेथड और सिखा रहे हैं, आप क्या करें, इसका जो है ना पॉज करके अब हम लोग एक ऑल्टरनेट मेथड सीखते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर निकालने का। मेरे हाथ को जैसे आप दो प्लेट समझें, एक पे प्लस Q चार्ज है, दूसरे पे माइनस Q चार्ज। जाहिर है दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा होगा। थोड़ा याद कीजिए पहले जो सिखाए हैं, यानी कंजर्वेटिव फोर्स क्या चाह रहा है कि दोनों नज़दीक आ जाए, और आप अगर इसको दूर लेकर के जाएं क्या होगा, थोड़ा सोचिए। तो आप कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट न वर्क करेंगे, और जब कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया जाता है तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। पहले भी हम लोग पढ़े हुए हैं। जैसे देखिए पेन पर mg लग रहा है, अगर पेन को हम ऊपर लेकर के जाएं तो मेरे द्वारा जितना वर्क होगा उतना से इस पेन का जो पोटेंशियल एनर्जी है बढ़ जाएगा। वैसे ही ये दोनों प्लेट को एक दूसरे से अलग करें, दूर लेकर के जाएं, तो जाहिर है कंजर्वेटिव फोर्स चाह रहा है कि नज़दीक आ जाए, और कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में हम वर्क कर रहे हैं, तो मेरे द्वारा जितना वर्क होगा उतना से इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी जो कहो वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो आप तो जानते हैं कि भाई अगर मान लीजिए पॉजिटिव प्लेट को हम फिक्स कर दिया और नेगेटिव प्लेट को लेकर के जा रहे हैं, तो आप जानते हैं कि ले जाने का मेथड क्या है, इसको स्लोली मूव कराना है। ऑल टाइम इस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉजिटिव प्लेट है इसको अपने और अगर अट्रैक्ट कर रहा है 5 न्यूटन फोर्स के द्वारा, तो इधर भी हमको कितना फोर्स लगाना है, 5 न्यूटन ही फोर्स लगाना है। यानी इस तरह से मूव कराना है कि ये स्लोली मूव करे, यानी ऑल टाइम इस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 हो, और मेरे द्वारा जो वर्क हो वही वर्क जो है इसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर्ड हो जाएगा, है कि नहीं। तो मेरे द्वारा जो वर्क है उसको कैलकुलेट करना है। तो ठीक, पहले तो ये पता लगाएं कि ये जो पॉजिटिव प्लेट है इस निगेटिव प्लेट पर कितना फोर्स लगाएगा।
तो क्या करें बोलिए, कूलम्ब्स लॉ यूज कर लें, के Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, के Q इंटू Q बाई डी स्क्वायर। तो बोलेंगे बिल्कुल नहीं, कूलम्ब्स लॉ में हम लोग पढ़े थे कि इसका लिमिटेशंस है कि ये पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। दो दीवार पे चार्ज दे देंगे और उसके बीच अट्रैक्शन फोर्स निकालना हो, उसके लिए वैलिड नहीं है। यानी सबसे पहले मुझे ये देखना होगा कि ये जो पॉजिटिव प्लेट है वो कितना इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया। आप जो है ना कूलम्ब्स लॉ के हेल्प से नहीं निकाल सकते हैं। फोर्स कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ये देखें, ये जो पॉजिटिव प्लेट है वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहां दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट, तो आप जानते हैं ऑलरेडी पढ़े कि कैपेसिटर में जो हम लोग चार्ज देते हैं प्लस क्यू चार्ज इधर के एक लेयर में आ जाता है, माइनस क्यू चार्ज इधर एक लेयर बना लेता है। और हम चूंकि केवल पॉजिटिव प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं, तो एक लेयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर प्लेट एरिया कोई भी एक साइड का अगर ए हो तो सिग्मा का मतलब हो गया Q बाई ए 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड आया पॉजिटिव प्लेट के कारण Q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन दिया है? पॉजिटिव प्लेट। और जाहिर है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो यहाँ कहो चाहे यहाँ कहो, इसमें डिस्टेंस का कोई रोल नहीं ना होता है। हम लोग लार्ज प्लेट मान करके चलते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कहो चाहे निगेटिव प्लेट के ऊपर कहो, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया पॉजिटिव प्लेट। अब सोचो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया है इधर ना, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट है तो जाहिर है लाइंस ऑफ फोर्स निकल के इधर जाएगा। और जैसा कि आप पहले से पढ़े हुए हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई निगेटिव चार्ज को रख दें तो उस पर फोर्स कितना लगेगा? तो फोर्स लगेगा Q इंटू ई। अब फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट में। यानी कि अगर हम लोग काम करें फोर्स ऑन निगेटिव प्लेट, निगेटिव प्लेट पर फोर्स क्या होगा? तो बोलेंगे Q इंटू ई। जाहिर है निगेटिव प्लेट पर भी चार्ज माइनस Q है। खैर माइनस साइन से तो ये पता चला कि यह अट्रैक्ट करेगा, ठीक ना, मैग्नीट्यूड लिखते समय माइनस साइन नहीं लिखा जाता है। तो Q इंटू ई। अब जो है E का वैल्यू Q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, यानी फोर्स कितना? Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन। बस, लेकिन ये तो फोर्स निकल गया, निकालना तो एनर्जी है। खैर उस पर भी आएंगे। आप चलिए एक कम से कम नया फार्मूला तो निकला कि पैरेलल प्लेट के पास सीटर में एक प्लेट दूसरे प्लेट पे जो अट्रैक्शन का फोर्स लगाता है वो इतना होता है। और थोड़ा देख लो बढ़िया से कि ये जो फोर्स है वो कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। तो सोचो चार्ज तो इसको ऑलरेडी दिया हुआ है, चार्ज तो ऐसा नहीं ना कि बिट बाय बिट तो नहीं दे रहे हैं, हम काम ही कर रहे हैं, पहले चार्ज दे दिए हैं और अब बीच के गैप को बढ़ा रहे हैं। इस मेथड में हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले ही से एक को प्लस Q दूसरे को माइनस Q, चार्ज कांस्टेंट कर दिए और अब बीच के गैप को समझो स्टार्ट में नेग्लिजिबल सेपरेशन पे था और अब इसको हम लोग दूर लेकर के जा रहे हैं। तो ठीक है, इतना तो पता चला कि ये जो पॉजिटिव प्लेट है इस निगेटिव प्लेट को अपने ओर अट्रैक्ट कर रहा है इतना फोर्स से। तो अगर इसको स्लोली मुझे मूव कराना है, बिना काइनेटिक एनर्जी चेंज किए हुए इसको मूव कराना है, तो जाहिर है इतना ही फोर्स जो है मुझे अपोजिट डायरेक्शन में एक्सर्ट करना पड़ेगा। तो ठीक है, अब थोड़ा ऐसा समझिए, इस प्लेट पे प्लस Q चार्ज, इस प्लेट पे
माइनस क्यू चार्ज, और इधर लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स, ये वाला प्लेट इसको अट्रैक्ट कर रहा है, और इधर फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल एजेंट का, ठीक ना, इधर एक्सटर्नल एजेंट फोर्स लगा रहा है। मान लो किसी समय सेपरेशन x है, इसी सेपरेशन को मुझे बढ़ा करके d कर देना है ना, इसी सेपरेशन को इंक्रीज करके कितना कर देना है, d। एक चीज सोचो, फोर्स एग्जर्टेड बाय एक्सटर्नल एजेंट और इलेक्ट्रिक फोर्स, ये तो दोनों इक्वल होगा, फोर्स एक्सटर्नल एजेंट और इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि रूल ही है कि इसको स्लोली मूव कराना है, ऑल टाइम इस पर नेट फोर्स 0 रखना है। तो जितना इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्शन का फोर्स लगा रहा है, एक्सटर्नल एजेंट उसके अपोजिट में फोर्स लगाएगा, तभी नेट फोर्स 0 होगा। यानी कि एक्सटर्नल एजेंट का जो फोर्स हो गया वो कितने के इक्वल हो गया, तो Q² बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, देख लो ये फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, तो जाहिर है ये भी फोर्स तो कांस्टेंट है, क्योंकि चार्ज इसमें बदल नहीं रहा है, एरिया बदल नहीं रहा है, एप्सिलॉन नॉट बदल नहीं रहा है। तब क्या किया जाए भाई, तो बोलेंगे अब वर्क निकालो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फॉर डिस्प्लेसमेंट डी, डी डिस्प्लेसमेंट न देना है, फॉर डिस्प्लेसमेंट डी। स्टार्ट में समझो नेग्लिजिबल सेपरेशन पे था, अब डी सेपरेशन पे आ गया, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या हुआ जी, तो बोलेंगे क्या, एफ एक्सटर्नल इंटू डी, है ना। एक्सटर्नल एजेंट इधर फोर्स लगा रहा, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही ना हो रहा, प्लेट को इधर ही लेकर के जा रहा, और चूंकि फोर्स कांस्टेंट है तो क्या दिमाग लगाना है, इंटीग्रेशन वगैरह तो करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट काम कर लेंगे। तो जिधर फोर्स उधर ही डिस्प्लेसमेंट, सीधे लिख दिए एफ एक्सटर्नल इंटू डी, और बोलो एफ एक्सटर्नल है कितना, तो Q² बाई 2A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। चलो जी डी को नीचे ला दो, Q² 2, और अब बढ़िया से देखना क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, और इसी को ना हम लोग के पास सीटेंस बोलते हैं। यानी कि ये जो वर्क आया हाफ, देख लो यहाँ Q² है, हाफ Q², ये तो के पास सीटेंस हो गया, सी पैरेलल प्लेट के पास सीटर का के पास सीटेंस का फॉर्मूला होता है कि नहीं है। तो चलो वर्क निकल गया ना, और बोलेंगे ना कि यही वर्क किस में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी में, और अभी हम लोग ये काम किए हुए थे, रिजल्ट तो यही आया था, समझ गए। तो ये सेकंड मेथड है, इसको कंप्लीट कर देते हैं, पहले आप पॉज करके लिख लें इसको। हाँ जी, तो बोलेंगे This work is done against the conservative force. Hence, it is converted into electric potential energy, या इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी। तो बोलो जी इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी हाफ Q² बाई C, और अभी आप पढ़े थे कि Q को हम लोग C इंटू V भी लिखते हैं, तो एनर्जी का फॉर्मूला हाफ CV², या आप इसी को ऐसे लिख सकते हैं, C को Q बाई V लिखते हैं इंटू V², यानी हाफ QV। ये तीन जो है फॉर्मूला आ गया, हाफ CV², हाफ Q² बाई C, जो अभी कुछ देर पहले। तो देखो इस सेकेंड मेथड में नया बात तो ये केस सीख लिए
कि जब भी दो पैरेलल प्लेट के पास, मतलब पैरेलल प्लेट के पास सीटर जब भी रहे, तो एक प्लेट जो दूसरे प्लेट पर फोर्स लगाएगा उस फोर्स का वैल्यू कितने के इक्वल होता है, Q²/2A एप्सिलॉन नॉट। और बाकी एनर्जी का जो डेरिवेशन है वो तो रिजल्ट तो वही आना ही है जो फर्स्ट मेथड से आना है। इसमें एडिशनल एक फोर्स का भी हम लोग फॉर्मूला सीखे हैं, उसको भी न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे। और अब जो है फिर से इसको आप पॉज करके इस कंप्लीट कर लें। तो आगे हम लोग सीखते हैं एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि किसी रीजन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद हो तो आप समझ लें उस रीजन में एनर्जी मौजूद है। जैसे आपको कैपेसिटर का फर्स्ट लेक्चर जब दिया गया था तो बोला गया था कि कोई कंडक्टर पे जब आप चार्ज को देते हैं, है ना, कंडक्टर पे जब आप चार्ज को देते हैं तो चार्ज वो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इन्फिनिटी तक टेंड करता है। यानी इसमें जितना भी एनर्जी स्टोर्ड हुआ वो सारा के सारा एनर्जी इसके सरफेस से इन्फिनिटी तक के स्पेस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। लेकिन जब हम लोग कैपेसिटर का एग्जांपल लेते हैं तो कैपेसिटर में टोटल एनर्जी जो है एक कन्फाइंड रीजन में, एक बहुत कम स्पेस में स्टोर्ड होता है। यही कारण है कि कैपेसिटर जो है सडनली डिस्चार्ज हो करके एनर्जी को एक बार में ही रिलीज कर पाता है, क्योंकि बहुत कम स्पेस में ही उसके एनर्जी को हम लोग स्टोर कर लेते हैं। तो देखिए ये मेथड इसलिए बहुत अच्छा नहीं था कि सिंगल कंडक्टर लिए और इन्फिनिटी तक में उसका एनर्जी स्टोर्ड है। लेकिन खैर एनर्जी तो स्टोर्ड है ना, तो उस एनर्जी का डेंसिटी क्या होगा ये सब कैसे पता लगाएंगे। जैसे अगर इस क्लासरूम में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मौजूद है, हमसे कोई कहे कि यहाँ एक स्फीयर इमेजिन कीजिए और बताइए इस स्फीयर के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी है, तो इसको कैसे निकालेंगे ये आपको सीखना है। यानी पहले तो आप ये जानें कि जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी भी मौजूद है, और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसको समझें। मान लीजिए एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेते हैं, कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। अब ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इसका प्लेट एरिया ए, ठीक ना, प्लेट एरिया कोई एक साइड का प्लेट एरिया ए, ऐसे समझे। यही कैपेसिटर है और मतलब सॉरी यही एक प्लेट है, दूसरा प्लेट है, और एक साइड का सरफेस एरिया कैपिटल ए है और बीच का सेपरेशन जो है वो डी है, ठीक ना। ए जो है एरिया ऑफ आइदर साइड ऑफ द प्लेट, ठीक। सपोज करें इस पर Q चार्ज है, इस पर माइनस Q चार्ज, ठीक। आपसे अगर पूछा जाए कि कितना एनर्जी स्टोर्ड होगा इस कैपेसिटर में, तो अभी आप फॉर्मूला पढ़े थे कितना एनर्जी स्टोर्ड होगा, हाफ Q²/C चाहे हाफ CV²। देखेंगे, मान लेते हैं दोनों प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E है, ठीक ना, इलेक्ट्रिक फील्ड E है। जाहिर है पॉजिटिव प्लेट है निगेटिव प्लेट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर डायरेक्टेड हो, प्लस से लाइन्स ऑफ फोर्स निकलता है, माइनस पे टर्मिनेट होता है। ये सब बात आप पहले से जानते हैं। अब एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर क्या होगा, तो बोलेंगे अभी तो पढ़े थे हाफ CV², है ना, यही ना पढ़े थे। और एक बात जानिए,
अगर कोई एक लाइन में पूछे ना एनर्जी डेंसिटी का डिफिनीशन क्या होगा, एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनीशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर है, ठीक ना, पर यूनिट वॉल्यूम जो एनर्जी स्टोर्ड है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी बोलते हैं। तो थोड़ा सोचो तो जी, ये निकलेगा कैसे? तो बोलेंगे एक काम करो, पहले ये पता कर लो इसके पास सीटर में कितना एनर्जी है। तो ठीक है, एनर्जी तो हाफ CV² है। बोलेंगे उसमें वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो पता चल जाएगा यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी है, यही ना? तो ठीक, देखो जी, इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हाफ के पास सीटेंस को ε0A/d लिख सकते हैं, है ना? अब पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, तो सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और जाना भी इधर ही है, पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप सीधे E/d बोल सकते हैं कि नहीं? चलिए अलग से हम समझा दे रहे हैं। जैसे पॉजिटिव प्लेट और निगेटिव प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, E.R। तो E इधर और R भी इधर, बीच का एंगल 0। R कितने के इक्वल है, D के, E/d। तो हाफ ε0 A, देख लो एक D तो कैंसिल हो जाएगा, D × E²। चलो जी, ये तो पता चल गया इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में कि इसके पास सीटर में कितना एनर्जी स्टोर्ड होगा। अब मुझे पता करना है कि ये एनर्जी कितना वॉल्यूम में स्टोर्ड, वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर। तो सोचो तो, वॉल्यूम अगर निकालोगे तो कितना होगा, तो कितना वॉल्यूम में एनर्जी स्टोर्ड है, देख लो। जैसे ये 2 प्लेट है और वॉल्यूम अगर पूछा जाए तो एक प्लेट का एरिया देखेंगे, अब बीच के गैप से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम इस गैप का निकल जाएगा कि नहीं। यानी कि दोनों प्लेट के बीच में जो स्पेस इंक्लोज्ड है उसका वॉल्यूम अगर देखेंगे तो A/d। तब एनर्जी डेंसिटी क्या हो गया, एनर्जी डेंसिटी क्या हो गया जी? तो बोलेंगे कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी देख लो, है ना, यहाँ लिख दे रहे हैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, और उसमें डिवाइड कर दो किससे, वॉल्यूम से। वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, ठीक। अब बताना जी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी कितना आया, तो हाफ ε0 A/d E²। अब वॉल्यूम कितना हो गया, A/d, है ना, वॉल्यूम तो A/d हो गया। बस A/d कैंसिल हो गया, एनर्जी डेंसिटी कितना आ गया, हाफ ε0 E²। देखो एक बहुत ही बढ़िया मेथड है जिसके हेल्प से हम लोग कोई भी स्पेस में एनर्जी निकाल लेते हैं। यानी हम लोग ये सीखे कि अगर इस क्लासरूम में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड E है, अगर E का वैल्यू फिक्स है तो बोलेंगे तो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में एनर्जी इतना, यूनिट वॉल्यूम में इतना जूल एनर्जी है, तो पूरे क्लासरूम में कितना एनर्जी होगा, तो बोलेंगे क्लासरूम के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो टोटल एनर्जी, यानी ये यूनिट वॉल्यूम का एनर्जी दे दिया। यानी एक बात हम लोग समझ गए कि अगर एनर्जी डेंसिटी मालूम हो जाए तो उसमें वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी हमको पता चल जाएगा। आगे एप्लीकेशन करेंगे तो समझेंगे। फिलहाल आप देखिए इसमें 2 बात केवल याद रखें। पहले तो एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनीशन क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक ना, यही हो गया डिफिनीशन।
इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और फॉर्मूला क्या है यूनिट वॉल्यूम, तो बोलेंगे हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए इसको पहले आप लिख लें पॉज करके। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। कह रहा है कि एक नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट है, ठीक ना, लार्ज नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट, ठीक है। देखो बतलाए थे कि नॉन कंडक्टिंग शीट अक्सर हम लोग जब बात करते हैं ना तो ये इमेजिन करते हैं कि चार्ज जो है ना उसके एक साइड के ही सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो। क्वेश्चन में कह रहा है कि इस लार्ज नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट के नियर बाई में, नज़दीक में आप इमेजिन करें एक क्यूबिकल स्पेस का, एक क्यूबिकल वॉल्यूम को इमेजिन करें। ठीक ना, क्यूबिकल वॉल्यूम को इमेजिन करें। सपोज करें इस क्यूब का साइड लेंथ है ए। पूछा जा रहा है कि इसमें कितना एनर्जी स्टोर्ड होगा इस क्यूब में। ठीक ना, क्वेश्चन यहां लिख दे रहे हैं, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी स्टोर्ड इन दिस क्यूब। देखिए, ठीक ना, क्यूबिकल स्पेस है, उसको इमेजिन किया हुआ। अब कोई ऐसा नहीं क्यूब कोई मेटल का नहीं बना लेना है, कोई वुड का नहीं बना लेना, मैंने एक इस रीजन में अगर एक क्यूबिकल वॉल्यूम में एनर्जी कैलकुलेट करें तो कितना हो। तो देखिए सबसे पहले आप एनर्जी डेंसिटी निकालें। ठीक ना, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एनर्जी डेंसिटी क्या होगा, तो आप जानते हैं ना एनर्जी डेंसिटी अभी पढ़े हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये यूनिट वॉल्यूम का एनर्जी आ गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ई का वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक ना, सिंगल लेयर ऑफ चार्ज के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड यही होता है, यानी 1/8 सिग्मा स्क्वायर बाई एप्सिलॉन। ये हो गया यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी। अब पूरे क्यूब में एनर्जी कितना स्टोर्ड होगा, एनर्जी स्टोर्ड इन क्यूब, तो बोलेंगे एनर्जी डेंसिटी मालूम है, इसमें वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें तो 1/8 सिग्मा स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट। और क्यूब का वॉल्यूम कितना, तो एक, यही हो गया एनर्जी स्टोर, है ना। क्यूब के वॉल्यूम से एनर्जी डेंसिटी में मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें नया कुछ तो करना पड़ा नहीं। तो देखिए अब चूँकि बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन का तो वीडियो बनाना बेहतर भी नहीं होगा, इसलिए इतना ही इसको बताते हैं। अगले क्लास में एप्लीकेशन एनर्जी डेंसिटी का तो अभी पूरा बताना ही है, न्यूमेरिकल्स पे मैं आया भी नहीं हूँ, केवल वो एक एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सिखा दिया हूँ। अभी मैं आपको सिखाऊंगा ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स को, यानी सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन क्या है, और फिर आगे सिखाएंगे डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। और थोड़ा बहुत याद कीजिए, कोरोना डिस्चार्ज का चर्चा किए थे, थोड़ा उससे रिलेटेड कुछ एनालिटिकल कंसेप्ट देंगे। फिर ये चैप्टर थियोरेटिकली जो है फिनिश हो जाएगा। 1 से 2 क्लास में चैप्टर थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फिनिश होगा। फिर हम लोग प्रॉब्लम में आएंगे, और देखिए टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर थोड़ा बड़ा चैप्टर है, थोड़ा पेशेंस रख के सीखना है। लेकिन ये चैप्टर बहुत अच्छे से सीखे रहेंगे तो इसका बेनिफिट आपको अगले चैप्टर में भी बहुत मिलेगा। धन्यवाद, आज इतना है।